লজ্জাজনক একটি ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের জন্য। मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ, क्या हिंदू होना पाप है? इस नाते से उसके ऊपर एसिड फेंका गया, उसे पत्थरों से मारा गया। कि एक हिंदू बहन बंगाल से काशी में आकर हम लोगों से मदद लेने के लिए यहाँ पे आई है। मैं एक बहुत छोटा मदद मांगना चाहती हूँ, आप मुझे वो मदद दे दीजिए, बस मुझे एक जहर ला के दे दीजिए। মমতা ব্যানার্জির সরকার অন্যদের সাহায্য করলেও তাদের পরিবারকে কোনোভাবেই সাহায্য করেনি। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार ने मेरे साथ टॉर्चर किया है। चावल डावल नहीं मिलेगा, तुम बीजेपी करते हो, ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे घर में लोग घुसा देंगे। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के फलस्वरूप वो बच्ची आज बिस्तर पर पड़ी है। कमिश्नर साहब के पास मैं स्वयं जाऊंगा, ये पूरी टीम जाएगी और ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ये जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिलेगा, हम में से कोई भी নমস্কার, আর ভয়েস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। রঞ্জিতা প্রামাণিক, যিনি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার বাসিন্দা, জাতি হিন্দু। এই হিন্দু হওয়ায় তার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ালো। অ্যাসিড অ্যাটাক থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে অত্যাচারের শিকার হতে হয় তাকে। তার কথা মতো বেশি কথা বললে রেপ করারও হুমকি দেওয়া হয় তাকে। দিনের পর দিন এই অত্যাচারে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি এবং প্যারালাইজড অর্থাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। শেষে এসব সহ্য করতে না পেরে বছর তিনেক আগে পরিবারের সঙ্গে কলকাতা থেকে পালিয়ে বারাণসীতে এসে বসবাস শুরু করেন। ঘটনা 3 বছর আগের কলকাতার বাসিন্দা রঞ্জিত প্রামাণিক এবং তার পরিবারের। তিনি বিজেপির সমর্থনকারী ছিলেন এবং তার দাদা ছিলেন বজরং দলের কর্মী সমর্থক। রঞ্জিতা প্রামাণিকের কথা মতো ঠিক এই কারণেই করোনা মহামারী চলাকালে সকলের মতো তারাও সংকটে পড়েছিলেন, কিন্তু মমতা ব্যানার্জির সরকার অন্যদের সাহায্য করলেও তাদের পরিবারকে কোনোভাবেই সাহায্য করেনি, বরং দিনের পর দিন বিভিন্নভাবে অত্যাচারের শিকার হতে হয় তাকে এবং তার পরিবারকে। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीता प्रामाणिक है, कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से हूँ। क्या वेस्ट हुआ? बंगाल कोलकाता से। क्या हुआ? मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ, क्या हिंदू होना पाप है? देश के लिए काम करना पाप है? मेरे लिए ऐसा ही हुआ है। जब से मोदी जी आया है देश में, तब से थोड़ा हिंदुत्व का काम करने लगा हूँ, देश का काम करने लगा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ है। क्या क्या हुआ टॉर्चर में? मैं किसने किया आपके साथ? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार ने मेरे साथ टॉर्चर किया है। हम लोग किराए के कमरे में 60 नंबर तारक प्रामाणिक रोड कोलकाता 7 लोग को 6 नियर गिरीश पार्क मेट्रो स्टेशन में रहती थी। आप लोग क्या करते थे वहाँ पे? मेरा पापा का किराए का कमरा है 70 साल पुराना, और मेरा पापा का किराए का बिजनेस, किराए के कमरे में बड़ा बाजार में सोना रूपा का अंगूठी बनाते थे। हम लोग दिन आना दिन खा ऐसे तैसे ही गुजारा करते थे। पहले सब ठीक ठाक था। जब कोरोना हुआ, तब कोरोना के टाइम में हम लोग मदद मांगने के लिए गए थे सरकार से कि हमें थोड़ा चावल डावल दीजिए। जो रोज़ा बनाता है, जो उनको हॉर्लिक्स मिलता था, जूस मिलता था, अखरोट मिलता था, लेकिन हमारा क्या मिलता था, एक पैकेट में चावल, पका हुआ चावल, थोड़ा तरकारी देके वो भी वीडियो बना लेता था। और मैं जब मोदी जी आए थे, तब मैं बीजेपी महिला मोर्चा में ज्वाइन हुआ था। तभी मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ। बोला मैं एकादशी पालन करता था, एकादशी पालन करने के बाद गौ माता को खिलाने जाता था, तो मेरे माथा के ऊपर यूरिक एसिड डाल दिया। मैं बीजेपी करता था, सच धज के जा रहा पता वो गौशाला में जब उधर गौ माता को खिलाता था, तो उधर ही किसी ने डाल दिया। तब इसके लिए मैंने रिपोर्ट भी किया था, FIR भी किया था इसके लिए। तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया? हाँ, वो अनजान व्यक्ति था ना, और उधर तो सब कुछ घुसा हुआ है, पुलिस सब सरकार का कैप्चर है। मुख्यमंत्री के हाथ में पुलिस मंत्री है, प्रशासन मंत्री है, सब कुछ मुख्यमंत्री के हाथ में ही सब कैप्चर होता है। उधर सब पैसा घुसा देगा, किसी के ऊपर एक्शन नहीं होगा। उधर की बात है ये आपके साथ जो हुआ? तब जब गौशाला में गया था, तब
कोरोना नहीं हुआ था, तब 2 साल पहले, तब जब मोदी जी आए थे तब हमने बीजेपी महिला मोर्चा में ज्वाइन किया था, तब के टाइम में। किस प्रकार से आप यहाँ पर आ गई बनारस में आप आने के? हाँ, मैं कोरोना के टाइम में हम लोग कोरोना के टाइम में मैं 2020 में 25 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, 25 मार्च में 21 मार्च शायद किसी तरह लॉकडाउन हुआ था, तब मेरा सब ठीक ठाक था। तब हम लोग राशन पानी सब काम काज तो सब बंद हो गया था। सब एक गरीब आदमी कितना दिन तक घर से पैसा लेके चलेगा। हमारे घर से टीवी बिक्री हो गया, फ्रिज बिक्री हो गया, खाट बिक्री हो गया। फिर कुछ पैसा नहीं था तो हम प्रशासन से चावल डावल मांगे, बोले तुम्हें चावल डावल नहीं मिलेगा, तुम बीजेपी करते हो, ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे घर में लोग घुसा देंगे। आपको वहाँ से किसी ने भगाया था या आप अपने मन से आई? अब हमने मन से आए हैं, किसी ने भगाया नहीं। क्यों आई आप वहाँ से? भाग के चले, हमारे ऊपर बहुत टॉर्चर हुआ था। आपके साथ आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरी माता जी है, मेरे भाई है, वो बजरंग दल करती थी, उनको ऊपर भी टॉर्चर हुआ। मेरे भाई को भी मारा है, थप्पड़ घुसी मारा है। मेरे पिताजी की उम्र है 62 साल। ये देखिए, मैं ये बनाती थी। कब की वीडियो है? जब जोगी जी मोदी जी के टाइम आए थे। तो बनारस में आई तो आपको यहाँ पे कैसे सपोर्ट मिल रहा है? फिर कौन कौन आपके साथ है? बनारस में जब आई तब इधर के मैंने बहुत जगह ट्वीट किया। बीजेपी पीएमओ ऑफिस में भी गया था, पाठक जी के पास। तब इलेक्शन चल रहा था, उन्होंने बोला इलेक्शन के बाद मदद करेंगे, लेकिन कोई अभी तक कुछ सहायता नहीं मिला हमसे। हम एमएलए के पास भी चिट्ठी लिख के भेजे। एमएलए का चिट्ठी दीजिएगा कोई, वो एमएलए को चिट्ठी भी भेजा है, चिट्ठी दीजिएगा कोई? हाँ, वो आप दे देंगे। और अच्छा, आप बनारस में आई हैं, आप उत्तर प्रदेश में विजिटली आ चुकी हैं, क्या सरकार से क्या मांगे? हम लोग चाहते हैं कि जोगी जी जैसे बांग्लादेश से प्रताड़ित हो गए, उनको कुछ आवास योजना कुछ मिला है, हमको कुछ भी रहने के लिए छोटा मोटा कुछ भी मिले और कुछ कामकाज मिले, हम कुछ भी करके ज़िंदगी गुजारा करना चाहते हैं। बस हम वेस्ट बंगाल नहीं रहना चाहते, हम इधर में ही काशी में भोलेनाथ की नगरी बाबा विश्वनाथ के पास ही अंतिम जीवन बिताना चाहते हैं। तो अभी आपके शरीर में किस प्रकार की समस्याएं हैं जिससे आप बहुत तकलीफ में हैं? मैं कोरोना बेड पर हूं। मैं पैरालाइज हो गई। एक बच्ची है रंजीता प्रामाणिक, उसकी सूचना मुझे मिली थी कि तबीयत बहुत ख़राब है और वो मुझसे मिलना चाहती है। मैं इतनी ही जानकारी पर यहाँ आया था, और यहाँ आने के बाद पता चला कि पश्चिम बंगाल में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती थी। इस नाते से उसके ऊपर एसिड फेंका गया, उसे पत्थरों से मारा गया, उसे इतना हैरेस किया गया कि वह मेंटली डिप्रेस्ड हो गई और उसे पैरालिसिस अटैक हो गया। बड़ा ही घृणित आचरण है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। यहाँ वाराणसी में मैं भी इतने वर्षों से राजनीति में सक्रिय हूँ। बहुत सारे राजनीतिक विरोधी मिलते हैं, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन इस नाते से कोई किसी को तंग करे, कोई किसी को फिजिकली हैरेस करे, ऐसा मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के फलस्वरूप वो बच्ची आज बिस्तर पर पड़ी है। मैं सर्वप्रथम तो उसकी चिकित्सा का प्रबंध करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, और मैं इसका प्रबंध मैंने आज से इस विषय पर काम करना शुरू कर भी दिया है। एक बार वो ठीक हो जाएगी तो वह खुद ही आपके सामने आएगी और आपको अपनी कहानी बताएगी। देखिए, ये विषय है प्रदेश सरकार के, सबसे पहले ये विषय है प्रदेश सरकार के, और प्रदेश सरकार का आचरण ही इसमें गलत है। प्रदेश सरकार को ही इस पर संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित रूप से अगर प्रदेश सरकार इस तरह से कर रही है, केंद्र सरकार को इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, और मैं इस विषय पर बात करूंगा। रिपोर्ट आ जाए,
लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय हो जाए, उसका एस्टिमेट बनवा दीजिए तो मैं सरकार से धन का प्रबंध कराऊँ। हम लोग जो बन पड़ेगा सब करेंगे, सबसे पहले उसको ठीक करेंगे। परिचय दिए। हाँ, मैं बंगाल के कोलकाता से आया हूँ। मेरा नाम रंजन प्रामाणिक है और मेरी जब कोरोना काल हुआ था तो मेरा पापा और मेरा का जॉब चला गया था। उसी कोरोना काल के टाइम पे मेरा बहन सब टी शर्ट में हिंदू भगवान का सब तस्वीर बनाता था, तो इसीलिए बंगाल का सरकार ने हम लोगों की कोरोना काल में कुछ मदद नहीं किया। हमारा ऐसा हालत हुआ कि उस टाइम पे मेरा बहन को फेसबुक व्हाट्सएप में भीख मांग के 1.5 साल बिताना पड़ा। और मतलब मेरा बहन शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, इसीलिए हम लोग बहन जब गौ माता को खिलाने जाता था तो उसके सर में तेजाब डाल दिया। और हम बजरंग दल करते थे तो हमारे बहन को जो टॉर्चर करता था तो अगर हम उसके लिए प्रतिवाद किए, लेकिन उसी वजह से हमको भी मारा पीटा किया और बोला अगर दूसरी बार कोई अगर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे बहन के घर के अंदर आदमी घुसा दिया जाएगा। बस पीड़िता का ये हाल जो किया गया है हाँ। तो वो हाँ काशी के हाँ किसी पीड़िता मेरा बहन जो है वो सौरभ जी जो शारदा फाउंडेशन का हेड है, उन्होंने उनकी सहायता हम लोग बहुत जगह ट्वीट किए थे, किसी जगह मदद नहीं मिले था। उसके बाद गूगल से सर्च करके सौरभ जी हमारे पूरा फैमिली का जिम्मेदारी लिया है। वो उन्होंने उनकी वजह से रामकृष्ण मिशन में काशी में मेरे बहन का ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी हम लोगों के लिए वो भैया मकान भी ढूंढ रहे हैं और मेरे लिए जॉब भी ढूंढ रहे हैं। मेरा पूरा परिवार का पूरा जिम्मेदारी भैया अपने कंधों पे ले लिया है। हम लोग पीएमओ ऑफिस भी गए थे बहुत बार। पहले बहन को एक बार लेके गए थे, तब उन्होंने बोला कि चुनाव चल रहा है तो इसलिए हम लोग ठहर गए। तो कल भैया के साथ फिर गए थे तो सौरभ जी से बात भी हुआ था, उन्होंने बोलेंगे आएंगे। अभी हो सकता है किसी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन 2-3 बार बहुत बार फ़ोन किए थे। सौरभ जी भी फ़ोन किए थे, उनके 2-3 नंबर पे से भी फ़ोन किया गया था। आप कोलकाता छोड़ के काशी में ही क्यों हैं? हाँ, कोलकाता में मेरा मतलब वहाँ पे हिंदू होना ही पाप है। हमारा ऐसा हालत कर दिया और सदमे से मेरा बहन का कमर से पूरा पैरालाइज्ड हो गया। हमको वहाँ पे भीख मांग के खाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे अगर हिंदू हो गए तो आपको टीएमसी का झंडा उठाना पड़ेगा या गोमांस खाना पड़ेगा। हम लोग 15 साल हो गया है, हम लोग मांस मछली डिम खाते नहीं हैं। हम लोग वहाँ पे अगर कोई महामृत्युंजय चलाते हैं तो काउंसिलर में आके हम लोगों को थप्पड़ मारती है, लेकिन वहाँ पे वही 25 दिसंबर और 1 जनवरी को पार्टी मनाया जाता है। इसीलिए और हम लोग मतलब उन लोगों से वैसा मतलब उनके हम लोगों को करना पड़ेगा क्या, उन लोगों को झंडा उतारना पड़ेगा, वो हम करने हिंदुओं के नहीं। काशी में क्यों? क्योंकि मेरा बहन चाहता था कि अभी देखिए मनुष्य जन्म बहुत कष्ट से मिलता है और बहुत पुण्य करके बाद ही मिलता है। तो इसलिए जयपुर में मेरा बहन का इलाज जो कराने गया था वो आधा अधूरा था और उसके दिवाली के बाद छूट गया था। तो मेरा बहन बहुत बड़ा शिव जी का भक्त है, तो इसलिए वो बार बार ही बोला है कि मैं अंतिम जीवन चाहे जो भी हो, अगर मरना भी पड़े मैं काशी में बिताऊंगा। तो इसलिए मेरा बहन के लिए हम लोग सब काशी में आ गए। आपके साथ ही बंगाल में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाँ और भी लोग शायद हो सकते हैं, लेकिन मेरा बहन इसी हालत में जो हिम्मत जुटाया है, शायद और कुछ उनके लिए मतलब वो झंडा उठा लेगा या गोमांस खा लेगा। लेकिन मेरे बहन इसी हालत में भी वो बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन हम हिंदुत्व का त्याग नहीं करेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी काशी में हिंदू संगठन हैं उनसे मेरा केवल इतना आग्रह है कि एक हिंदू बहन बंगाल से काशी में आकर हम लोगों से मदद लेने के लिए यहाँ पे आई है। और मेरा सभी हिंदू भाइयों और हिंदू संगठनों से आग्रह है, राजनीति और सभी चीज़ें किनारे कर एक बहन के लिए सभी लोग आगे आएँ, ताकि कभी भी जो काशी आते हैं, काशी धर्म की नगरी है, सेवा की नगरी है, मोक्ष की नगरी है, इस काशी में अगर कोई हमारे यहाँ शरण लेने आया है तो उसको हम लोगों को बचाने और सहयोग करने का हमारा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सभी लोग आगे आएँ और प्लीज़ इस बहन की मदद करें। से इसमें सहयोग कर रहे हैं। देखिए, मुझे करीब 1 हफ्ते पहले मुझे फ़ोन आया और फ़ोन पर रंजिता बहन जिस तरीके से रोते हुए उन्होंने पूरी अपनी दास्तान बताई, पूरी बात बताया। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि मदद करने के नाम पर कोई नहीं आया, मैं एक बहुत छोटा मदद मांगना चाहती हूँ, आप मुझे वो मदद दे दीजिए, बस मुझे एक जहर ला के दे दीजिए। मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अपने भाई के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती।
तो कहीं ना कहीं ये लाइन बहुत ज़्यादा खटक गई। मैंने पूरा पता इनसे लिया, सामने घाट पे ये रहते हैं। मैं इनके घर गया, इनके घर जाने के बाद मुझे पता चला और सारी आप बीती मैं फेसबुक लाइव के भी माध्यम से सब लोगों को बताया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जेन्युइन केस है और इनकी मदद अगर नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक मानवता का हनन कहलाएगा। तब हमने जो है इनकी पूरी मदद की, इनके घर पर अपनी टीम, अपने सहयोगी और बरेली की एक संस्था है नाथनगरी रक्तदान सेवा समिति बरेली, पूरी मदद की गई और राशन 2 से 2.5 महीने का राशन इनके घर भिजवाया गया। उसके बाद यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं जो मेरे बहुत खास है, परिचित में है, मैं उनसे बात किया, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके सहयोग से हमने इनको यहाँ भर्ती कराया है और पूरा इलाज इनका सुचारू रूप से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में से काशी ही इन लोगों ने चुना है, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि काशी इन्होंने चुना, और उससे भी गौरवपूर्ण बात यह है, इसको मैं कह सकता हूं कि ये मेरे लिए गर्व का बात है कि इस परिवार का सेवा करने का मौका मुझे मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मानवता को देखी जाए तो ये शर्मसार करने वाली बात है कि इनके साथ ऐसी स्थिति गठित हुई, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार अब मुझे ये मौका मिल रहा है, अजीत भाई साहब को ये मौका मिल रहा है, मेरे टीम के लोगों को ये मौका मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक सुकून भरी जीवन भी है कि हमने एक मानवता का काम किया। अब इनके लिए लगे हैं और जी जान से लगे हैं। जब तक ये बहन, इस बहन का एक सपना है कि ये माननीय मोदी जी की तरह ललिता प्रसाद घाट पर नहा करके काशी विश्वनाथ जा करके वहाँ दर्शन करना चाहती हैं। तो जब तक इनका ये सपना हम सब भाई मिलके पूरा नहीं करेंगे, इस बहन के साथ, इस बहन के परिवार के साथ हम लोग सब लोग आपस में मिल करके रहेंगे और इनका पूरा ख्याल रखेंगे। तो इस प्रताड़ना जो वहाँ बंगाल की प्रशासन और शासन ने किया है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरी लगातार लोगों से बातचीत चल रही है और मैं वाराणसी के सारे जनप्रतिनिधियों को ये बात बता देना चाहता हूँ, मैं वाराणसी प्रशासन को भी इस बात को बता देना चाहता हूं कि ये बहन के अंदर यदि 10% भी सुधार हुआ, 10% भी, तो इस बहन को ले करके कमिश्नर साहब के पास मैं स्वयं जाऊंगा, ये पूरी टीम जाएगी और ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ये जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिलेगा, हम में से कोई भी शांत नहीं बैठेगा, कोई शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बहन की बात नहीं है, ये अपने धर्म की बात है कि सिर्फ एक ही धर्म को लेकर के टारगेट क्यों किया गया, उसके ऊपर तेजाब डाल देना, उसको पूजा न करने देना। और ये लड़की, ये बहन इतनी ज़्यादा हिम्मती कि ये आज भी बेड पर लेटी है, लेकिन फिर भी एक ही बात बोल रही है, जय श्री राम हर हर महादेव, जय श्री राम हर हर महादेव। बात बताइए, यहाँ पे हिंदू वाहिनी संगठन चलता है, तमाम संगठन चलती हैं, देखिए, एक ही संगठन को चुना गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मैं इन सब को बोलूँगा कि इनमें से हो सकता है कि 2 या 4% या 5% ऐसे लोग हों जिन तक मेरी बात ना पहुंची हो। अगर वो शायद पहुंचती तो वो आज हम लोगों के साथ यहाँ होते, लेकिन बाकी सब सिर्फ और सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। सिर्फ राजनीति करने के लिए वो लोग यहाँ काम करते हैं और अपनी थानों पर, कचहरी पर अपनी धौंस जमाने के लिए वो लोग ऐसे संगठनों को साथ लेके चलते हैं। बाकी सब दिखावा है और कुछ भी नहीं। यूपी गवर्नमेंट और काशी के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे पुलिस विभाग में, इनसे क्या आप सहयोग? देखिए, मुझे एक बात मालूम है कि जब से वाराणसी कमिश्नरेट हुआ है और हमारे वाराणसी में इस समय जो अधिकारी आए हैं, एडिशनल कमिश्नर साहब आए हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं दिल से मानता हूं उनको। तो कहीं ना कहीं अभी मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। बस ये बहन के अंदर सिर्फ 10% का सुधार हो, मैं इस बहन को लेकर स्वयं उनके पास जाऊंगा और ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें वाराणसी प्रशासन मदद करेगी। এটা খুবই লজ্জাজনক একটি ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের জন্য। আসলেই কি এই ধরনের ঘটনার শিকার হতে হয় আমাদের? কিছুদিন আগেও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের একটি ঘটনা আমাদের সকলের সামনে আসে। সেখানে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে পুড়ে মারা যান মহিলা, শিশু সহ 12 জন। পেট্রোল, ডিজেল দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তাদের। এটা প্রথম নয়, এই ধরনের ঘটনা এর আগেও আমাদের সামনে এসেছে। প্রশ্ন আপনাদের কাছে, কবে কমবে এই ধরনের সন্ত্রাস, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, অত্যাচার? কবে চোখ খুলবে সরকারের? আজ এই পর্যন্তই। আরো এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে আমরা হাজির হব আপনাদের সামনে। ততক্ষণ চোখ রাখুন আর ভয়েস নিউজে। ধন্যবাদ।